अच्छा बेटा, ये जो इकोलॉजिकल फैक्टर है ना, ये बिजनेसेस फिजिकल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। जैसे आप, मैं कोई आपको समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी किस्म की प्रोडक्शन के दौरान लाइक स्मोक बहुत ज्यादा, बहुत हैवी और बहुत नुकसानदेह हार्मफुल स्मोक आपकी जो फैक्ट्री है वो प्रोड्यूस करती है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शहर से काफी फासले पर होनी चाहिए, ताकि शहर में जो लोग रहते हैं वो आपकी फैक्ट्री से प्रोड्यूस होने वाली जो स्मोक है उससे उनकी हेल्थ इफेक्ट ना हो। ये एक फैक्टर है। इसी तरह से आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने शॉपर पर ये जो प्लास्टिक के जो शॉपर वो है, शॉपिंग बैग हैं, इस पर पाबंदी लगा दी है। इस पर क्यों पाबंदी लगाई है? कि इसके बहुत सारे आगे फर्दर नुकसानात हैं। उन नुकसानात से बचने के लिए गवर्नमेंट उसको बैन कर देती है। अच्छा, इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, ये हमारे मुल्क में जो, अब तो खैर वैसे बहुत चेंज हो गया है। पहले ये था कि ये जो ऑटो रिक्शा था, ये बहुत ज्यादा और बहुत हार्मफुल स्मोक प्रोड्यूस किया करता था। दैट इज अगेन रॉन्ग। तो मतलब बिजनेस कोई भी हो, उस बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स है उसको मॉनिटर करे, कंट्रोल करे और इस तरह से मैनेज करे कि उसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। भाई, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आप दूसरों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? इसकी बेटा आगे फर्दर टू कैटेगरीज है। यूज यूज ऑफ रिसोर्सेज जो कि नॉन रिन्यूएबल है, और सेकंड है यूज ऑफ रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल है। देखिए, हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सप्लाईज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सच रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड अप। एक्सट्रैक्शन, अब देखें ये इसका मैं एक की टर्म आप कह लें, एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफन हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द लोकल नेचुरल एनवायरनमेंट। प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कैन यूज अपलैंड विच वाज प्रीवियसली कंट्री साइड। अब देखो, ये वही बात है जो मैं आपसे कर रहा था। फॉर एग्जांपल अगर हम मुल्तान की एग्जांपल लें, तो ये जो खाद फैक्ट्री है, ये पहले मुल्तान शहर से काफी किलोमीटर दूर थी, क्योंकि मुल्तान शहर तो खत्म हो जाता था ईदगाह चौक पे आके। बहुत कम एक आबादी थी, आप कह लें कि क्या कहते हैं इसको, रशीदाबाद चौक तक। ये तो पिछले 10-15 सालों में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, मैक्सिमम 20 साल कह लें, बल्कि शायद 20 साल भी नहीं कहने चाहिए। मुझे याद है 2005 में रशीदाबाद वाली साइड पे बहुत कम आबादी थी, और न्यू मुल्तान और शाहरुख आलम तो ऐसे लगते थे कि जैसे शायद मुल्तान से बाहर जा रहे हैं। इसी तरह से बोसन रोड पे जो है, ये 6 नंबर से आगे सारे जंगल था। मैं अपने वालिद साहब के साथ अक्सर उसको यूनिवर्सिटी जाया करता था, तो 6 नंबर के बाद ये आमों के दरख्त हुआ करते थे, और बहुत आबादी तो शायद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ 94, 95 इस टाइप। फिर उसके बाद इधर आबादी होना शुरू हुई, तो ये शहर एक्सटेंड होके चला गया बाईपास चौक तक। लेकिन बाईपास चौक से आगे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 2007 में, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो उस वक्त 2007 में भी बाईपास से आगे आबादी नहीं थी। अगर कोई घर थे तो बहुत कम लिमिटेड से घर थे। आप कह लें कि मीन्स की जितनी आपकी आंख की निगाह है, जितनी दूर तक जा सकती है, वहां पर आपको कोई 2-3-4 घर नजर आया करते थे, अदरवाइज रिहाइश नहीं थी। अब हुआ क्या, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इस उसमें, कि शहर एक्सटेंड हो गए 10-15 सालों में। अब आपका जो चौक कुम्हारा है, या इवन की चौक कुम्हारा से आगे का भी जो एरिया है जहाँ पर ये एनएफसी यूनिवर्सिटी है, बेटा यहाँ तक तो ये ऐसा था, इट्स अ पार्ट ऑफ सिटी। पहले ये नहीं था। पहले बहुत बिल्कुल खाली खाली ये था, कुछ भी आबादी नहीं थी, कोई घर नहीं बने हुए थे, कोई प्लाजे श्लाजे कुछ नहीं थे। तो अब हुआ क्या कि अब शहर एक्सटेंड कर गया है। अब आपने शायद सुना होगा कि खाद फैक्ट्री में प्रोडक्शन का जो काम है वो नहीं हो रहा। गवर्नमेंट ने मना कर दिया था, आई थिंक 5 या पता नहीं 8 ईयर्स एगो, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, लेकिन 7-8 साल पहले गवर्नमेंट ने मना कर। क्यों? कि जब वो कुछ अपनी प्रोडक्शन किया करे तो इतने हार्मफुल स्मोक आया करती थी कि जिससे ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत नुकसान देती। तो हमने ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात का ख्याल रखना होता है कि वो कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे पब्लिक को कोई नुकसान हो।
फिर बात आती है जनाब यूज ऑफ रिसोर्सेज रिन्यूएबल. द यूज ऑफ सम रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज एट such a rate that the systems which generates them cannot keep up with demand. For example, fishing overfishing has depleted fish stock. देखें सम टाइम हम ओवर फिशिंग कर लेते हैं. कुछ लोगों को बहुत शौक होता है फिशिंग करने का. सेम लाइक दैट कुछ लोग हंटिंग के बहुत शौकीन होते हैं. वो क्या करते हैं, वो उसका क्या कहते हैं मारखोर या हिरन का शिकार करते हैं. तो ये चीजें ये नायाब चीजें होती हैं और सम टाइम ये होता है कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं. तो अगेन दिस इज रॉन्ग. Demand for some renewable resources has led diversion of land from what could have been agriculture use to industrial use. Growth of crops for biofuels. अब ये देखें, दिस इज अगेन अनदर पॉइंट. अभी आपने देखा मुल्तान में इसी की ही एग्जांपल बनती है. अगर हम देखें मुल्तान में जब से ये हाउसिंग सोसाइटीज आई हैं तो अ, आमों के बाग बहुत कम हो गए हैं. बहुत सारे जो है ना, अगर आप देखें कि अगर सिर्फ मुल्तान शहर से आम की प्रोडक्शन मैं एक सपोज कर रहा हूँ कि 1 टन केजी होती थी, मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अब वो टन तो क्या, अब वो मनों में आ गई है और मनों में भी बहुत कम हो गई है. वजह क्या है कि डीएचए ने और सिटी हाउसिंग सोसाइटी ने, इस तरह से रॉयल ऑर्चर्ड ने, इन और ये जो बुच विलाज है, इन इन हाउसिंग सोसाइटीज ने वो सारे जो दरख्त हैं वो काट कर लैंड जो है ना अपनी यूटिलाइज कर ली है और हाउसिंग स्कीम बना दी है. तो अगेन दिस इज अ रॉन्ग थिंग. इसकी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई होती हैं, इसकी प्रॉपर प्लानिंग होती है कि आप कितने परसेंट दरख्त काट सकते हैं और उसको उसकी रिप्लेसमेंट में आपने दोबारा दरख्त कहाँ लगाने हैं, कितने डिफरेंस से लगाने हैं. वो एक पूरी पॉलिसी है जो भी खैर पाकिस्तान में तो नहीं प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही, लेकिन ये सब इकोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं. इसी तरह से आगे एग्जांपल दी हुई, इंक्रीज ऑफ डिमांड फॉर सम रॉ मटेरियल हैज लेड टू डिफॉरेस्टेशन deforestation of ancient forests to convert the land to use the growing crops that industry needs. अब देख रहे हैं इंडस्ट्री को नीड क्या है, palm oil की. तो वो क्या कर रहे हैं कि वो बहुत तेजी से चीजें खत्म किए जा रहे हैं, जबकि इसका तरीका ये होता है कि हमेशा आपको जितनी प्रोडक्शन या जितनी आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसको उस रॉ मटेरियल को आप इस तरह से मैनेज करें कि साथ साथ उसकी प्रोडक्शन पहले इंक्रीज करें. जी अगला पॉइंट देखिए, कार्बन फुटप्रिंट. Global warming is a major concern all over the world, not only in Pakistan, all over the world. There is wide acceptance in the scientific community that this is a result of human activity through the release of greenhouse gases, of which CO2 is the most important. CO2 कौन सी गैस है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड. A carbon footprint is the amount of CO2 generated by an activity or a business. Anything that consumes energy will have a carbon footprint. Businesses use energy in manufacturing, transport और heating and lighting. अब देखें हम इसमें आगे फर्दर कुछ एस्पेक्ट्स जिनको हम डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल देयर पोल्यूशन एज वेल एज प्रोड्यूसिंग CO2 emissions. Business engage in activities which result in further pollution. CO2 पोल्यूशन है, इट्स हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ. ऑक्सीजन जो है वो यूजफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल. This includes obvious things like chemical waste, but also one or two that are not used obvious. देखिए फॉर एग्जांपल नॉइस, हीट, पैकेजिंग. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि नॉइस कैसे, कि नॉइस इज हार्मफुल फॉर मेंटल हेल्थ. हीट इज हार्मफुल फॉर फिजिकल हेल्थ. और पैकेजिंग में ये होता है कि हम कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी यूज कर रहे होते हैं जो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं की जा सक रही होती. तो वो जब हम उसको रीयूज भी नहीं कर रहे, डिस्पोज ऑफ भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. वेज इन विच बिजनेसेस might limit impact on the environment. Number one, improved energy efficiency. एनर्जी एफिशिएंसी का जो यूज है उसको जरा इम्प्रूव कर ले. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मेरा सुजुकी गाड़ी ने बहुत ज्यादा एडवर्टाइज किया था यूरो 2 इंजन. यूरो 2 इंजन बेसिकली इको फ्रेंडली इंजन थे, बल्कि है भी सही.
यूरो 2 जो उसके सुजुकी की गाड़ी है, इवन कि मेहरान में भी जो इन्होंने इंजन दिया था वो यूरो 2 था। यूरो 2 क्यों था कि जनाब गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस थी और कुछ आलमी इदारों की तरफ से काफी प्रेशर था कि जी पोल्यूशन को कम किया जाए, और उसके लिए जो गाड़ियां हमारे स्मोक क्रिएट करती हैं वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो उसको हमने फिर यूरो 2 इंजन जो कि इको फ्रेंडली इंजन के नाम से आए थे। इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जीज, कि ऐसी एनर्जी जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, कि मीन्स कि वो एक दफा यूज होने के बाद वेस्ट नहीं हो जाएगी, बल्कि हम उसको रीयूज भी कर सकेंगे। जब वो रिन्यू होगी तो रीयूज भी हो जाएगी। सोर्सिंग गुड्स लोकली सो एज टू रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। यस, ट्रांसपोर्ट जो है ना वो मल्टीपल वेज में हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होती है। तो अगर हम कोई कोशिश ऐसे करें कि उसकी प्रोडक्शन ही, तो वो जो ट्रांसपोर्ट की वजह से भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है हमारे इकोलॉजिकल उसमें एनवायरनमेंट में। तो उसमें ये करते हैं कि कोशिश करते हैं कि जो प्रोडक्शन है उसको कहीं लोकल ही मैनेज करने, बजाय इसके कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो कराची से होके आ रही है या लाहौर से आ रही है, आप उसको मुल्तान में ही मैनेज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन आईटी टू मेक इन्वेंट्री कंट्रोल मोर इफेक्टिव। अच्छा, इसका क्या फायदा होगा, आप में से कोई मुझे बता सकता है? इन्वेस्टमेंट इन आईटी टू मेक इन्वेंट्री कंट्रोल मोर इफेक्टिव, ये हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है? एनी आइडिया? आप बच्चे सिर्फ इसको वो क्या कहते हैं एक अंदाजा लगाओ कि आईटी को इम्प्रूव करने से हम इकोलॉजिकली क्या हमें बेनिफिट मिल सकता है। अरसल, अमीर हमजा, है कोई आइडिया? बेटा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या है? कि आप पेपर का यूज कम से कम करने लग जाते हो, कागज का यूज कम से कम करने लग जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सारी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ कर रहे हो? सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर में आप उसको सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास सेव कर रहे हो, आप अपने पास कंप्यूटर में उसको सॉफ्ट कॉपी में सेव कर रहे हो, तो आपको हार्ड कॉपी यूज नहीं करनी पड़ेगी। तो वो इट्स अ सेविंग ऑफ पेपर। और पेपर के अगेन, पेपर यूज ना करने के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल के पेपर जो है वो रीयूज नहीं होता, हमारे मुल्क में ट्रेंड नहीं, कुछ कंट्रीज में है ट्रेंड। तो इसी तरह से उसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इन्वेस्टमेंट इन मोर एफिशिएंट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस वेस्ट, कि हमने कुछ इस किस्म से चीजों को मैनेज करना है कि हमने जो वेस्ट है उसको भी रीयूज कर लेना है। फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे बहुत सारा कागज है, तो हम इसको किस तरह से रीयूज कर सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके अब आ गए हैं। और रिड्यूसिंग पैकेजिंग, अब देखें कंपनीज ने पैकेजिंग भी जो है ना वो अपनी एक जरा लाइट कर ली है। पहले होता था कि एक चीज को चार पांच चीजों में रैप अप किया जाता था। पहले वो उसको क्या कहते हैं, प्लास्टिक का, पॉलिथीन का वो एक बारीक सा जो शॉपर होता है वो यूज किया जाता था। फिर उसके ऊपर कोई एक चीज, और फिर उसके ऊपर वो एक जो हार्ड गत्ता होता है उससे पैकिंग। तो ये अगर इन चीजों को हम जितना मिनिमाइज कर सकते हैं, दैट इज गुड। ये ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मैनेज करना होता है। बेनिफिट्स क्या हैं जनाब, हम इसके इनके कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। A sustainable business is any organization that participates in an environmentally friendly, अब देखो environmentally friendly ये एक ही टर्म है, और green activities, इसके लिए हम green activities की टर्म भी यूज करते हैं, to ensure that all processes, products and manufacturing activities adequately address current environmental concern while maintaining a profit, कि क्या है current environmental concerns। A sustainable business meets the needs of the present world without compromising the ability of the future generations to meet their own needs। कि आप अपने बिजनेस को प्लान ही इस तरह से करते हैं, मैनेज ही इस तरह से करते हैं कि वो इको फ्रेंडली हो जाए। आपके प्रोडक्ट्स की वजह से, लाइक जो लोग आपके प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, और उसमें किसी किस्म का कोई एनवायरमेंटली इशू नहीं होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अब ये कोशिश करती हैं कि वो एक नया शॉपर आ रहा है, मुझे उसका टर्म जेन से निकल रही है, वो जो है ना उसकी क्वालिटी, वो यूं समझे इट इज जस्ट लाइक अ टिश्यू पेपर।
आल्दो कि वो काफी हैवी और स्ट्रांग होता है, लेकिन वो टिश्यू पेपर की तरह बिल्कुल डिजॉल्व हो जाता है पानी में। तो उससे ये होता है कि आपका बहुत सारे जो मसाइल हैं वो खत्म हो जाते हैं, खासतौर पे सीवरेज का एक बड़ा इशू जो है वो खत्म हो जाता है। जी, इन जनरल बिजनेस इज डिस्क्राइब्ड एज ग्रीन इफ इट इनकॉर्पोरेट्स, देखो ये टर्म यूज की जा रही है ग्रीन, आपका बिजनेस जो है वो ग्रीन कहलाएगा इफ इट incorporates principle of sustainability into each of its business decisions. Principles of sustainability. Number two, supplies environmentally friendly products in place of non-green products. कि हमने नॉन ग्रीन प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाना, बल्कि जो है हमने उसको फोकस करना है कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। इज ग्रीनर देन ट्रेडिशनल कंपटीशन, हमने अपना ट्रेडिशनल कंपटीशन नहीं करना, बल्कि कोशिश ये करनी है कि अब जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था ना कि यूरो 2 इंजन हो, इको फ्रेंडली इंजन हो, तो उसके बाद तमाम कंपनीज उसको इस चीज को फॉलो करना शुरू कर दिया। हैज मेड एन एंड्यूरिंग कमिटमेंट टू एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स इन इट्स बिजनेस ऑपरेशंस। एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स कि हमने चीजों को इस तरह से मैनेज करना है कि एनवायरमेंट पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आना चाहिए। जी, क्या इसके कोई बेनिफिट्स हैं स्टेक होल्डर्स के लिए? Yes, there are different benefits. For example, a business that takes sustainability seriously will enhance its chances of being able to continue its business at current or enhanced level. आपके कम बिजनेस की लाइफ अच्छी हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो जाएगी अगर आप इन चीजों का ख्याल करना शुरू कर देंगे, अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इको फ्रेंडली होगी तो। Such a business will be looked on favorably by customers and this might lead to increased sales and profit. ये बेटा ये जो ग्रीन वाली टर्म यूज की जाती है और इको फ्रेंडली वाली टर्म यूज की जाती है, ये इसी सेंस में ही की जा रही होती है। Shareholders and employees will benefit from the continued success of business. Definitely एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। Suppliers benefit through the establishment of long-term ethical trading agreements. डेफिनेट सी बात है कि सप्लायर्स के साथ भी उनका जो एक ट्रेडिंग एग्रीमेंट है वो काफी बेहतर हो जाएगा। अब चाइना में तो हर चीज, पूरी तमाम की जो फैक्ट्रीज हैं वो इको फ्रेंडली हैं हर लिहाज से, ना उसको नॉइस के हिसाब से भी, स्मोक के हिसाब से भी, और बाकी भी बहुत सारे जो और फैक्टर्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, पेपर वाली एग्जांपल दी, इसी तरह से चाइना जो है वो इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। सोसाइटी बेनिफिट्स थ्रू द प्रोविजन ऑफ कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट। अगर हमें वो ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं करनी पड़ेगी तो वो उस वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही होगी ना, तो जिसका बेनिफिट सोसाइटी को होगा। हाँ जी बेटा, ये सारे पॉइंट समझ आ गए, मुझे रिप्लाई कर कीजिएगा। जी बेटा आगे देखें। थैंक यू, आई हैव रिसीव्ड योर रिप्लाईज। अब नेक्स्ट कुछ आ रहे हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इज एनकरेज बाय गवर्नमेंट्स बाय ऑफरिंग टैक्स हॉलीडेज। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इको फ्रेंडली है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको कुछ रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स incentives may pressurize government to reconsider the policy. Yes, this is another a good advantage. Government is considering to raise minimum wage rate, which would increase cost and may affect in profitability of business. ये सब देखें ना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंसीडरिंग टू रेज मिनिमम वेज रेट। क्यों? ये गवर्नमेंट वहां से ओवरऑल एक बेनिफिट ले रही होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो लॉन्ग टर्म सस्टेन करती रहेगी, लॉन्ग टर्म अपनी वर्किंग करेगी और वो हमारे जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स है उनको भी फॉलो कर रही होगी, तो उसकी सस्टेनेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो वो ज्यादा प्रॉफिट में आएगी, गवर्नमेंट की तरफ से भी उसको कुछ रिलीफ मिल जाएंगे, तो वो ओवरऑल सिस्टम इंप्रूव हो जाता है। Next, there are some economic factors. Demand for fast food is growing and fast food chains are enjoying sustainable profits. ठीक है, ये इसका एक इकोनॉमिक फैक्टर आ गया कि चीजें डिमांड चीजों की बढ़ रही है। There is a widening gap in terms of wealth distribution and demand for fast food items is mainly from middle and lower class, which might be affected as the gap further वाइडनेस। अब होता क्या है कि अगर ये फॉर एग्जांपल चीजों को आप प्रॉपरली मैनेज ना कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशंस को अपने रेट बढ़ाने पड़ते हैं,
गवर्नमेंट ना सपोर्ट कर रही हो, या कुछ इकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से आपको आयरोज बहुत हैवी फाइन हो रहे हो, तो होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इंक्रीज करने पड़ते हैं। प्राइस इंक्रीज होने के बाद होता यह है कि वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की रीच से निकलना शुरू हो जाता है, तो वो डेफिनेट सी बात है कि एक डिसएडवांटेज हो जाता है। Zanata is facing high rate of inflation, which may have adverse impact on economy of the country and customers' ability to buy. पाकिस्तान में ये मैं आपको इसने तो एक कोई कंपनी का नाम यूज किया जनाटा, लेकिन मैं पाकिस्तान में आपको बताता हूँ कि देयर वाज अ सिटी बैंक, वेरी फेमस बैंक, वर्ल्ड वाइड काफी अच्छा और फेमस बैंक था, लेकिन उसको अपने ऑपरेशंस को स्टॉप करना पड़ गया था। उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे आ रहे थे कि जिसकी वजह से इकोनॉमिक जो है ना वो जो फैक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो गए थे। अच्छा, उसका उस बैंक के बंद होने की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हो गए। पाकिस्तान में उसकी थी मेरे ख्याल 15-20 ब्रांचेस थी, तो वो लोग भी बेरोजगार हुए, प्लस एक अच्छी सर्विसेज दे रहा था सिटी बैंक, वो भी हमें लाइक एक तरह का लॉस हुआ, वी बीइंग अ स्टेक होल्डर्स, जो हम सोसाइटी हैं। तो इस तरह से अगर आप चीजों को मैनेज कर दें प्रॉपर तरीके से, तो स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट काफी ज्यादा हो जाता है। अदरवाइज स्टेक होल्डर में सोसाइटी भी आती है, सप्लायर्स भी आते हैं, लेंडर्स भी हैं, वेंडर्स भी हैं, वो सब जो है वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। बेटा नेक्स्ट देखें, सोशल फैक्टर्स। देयर इज एन इंक्रीज ट्रेंड ऑन हैबिट्स ऑफ ईटिंग फास्ट फूड। अभी इस वक्त ये आपकी बुक में ना ये फास्ट फूड की ही एग्जांपल लिए जा रहा है, ताकि एक ही एग्जांपल ज्यादा कुछ चीजें समझा दी जाए। ईटिंग फास्ट फूड अमंग मिडिल एंड लोअर क्लासेस दैट मे कंप्रोमाइज ऑफ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ जनाता। अब होता क्या है, बल्कि आई एम सॉरी, ये जो जनाता है ना, इट्स अ नेम ऑफ कंट्री आई गेस। खैर, हमें इसका जो सेंस है वो तो समझ आ रही है कि इसकी जो लॉजिक है वो यही है कि आप अगर चीजों को प्रॉपर तरीके से लेके चलते हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर्स को आप अगर मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो आपका जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है, वो इम्प्रूव होता रहता है, उसमें अपॉर्चुनिटी बढ़ती रहती है, उसमें आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होती रहती है। देयर इज अ प्रेशर ऑन हेल्थ मिनिस्ट्री टू रिवाइज हेल्थ पॉलिसी which may adversely impact the business prospect of fast food chain। अब अगर सोचें कि अगर हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री को आज ये ख्याल आ जाए कि जी हमारे मुल्क में तो फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाया जाने लगा है, और उसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं कि आपका कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल भरा पड़ा है हर वक्त, निश्चय जब जाए भरा पड़ा है, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए हर वक्त बहुत रश होता है, और मेजर जो उसकी कॉस्ट डॉक्टर्स बता रहे हैं दैट इज अ फास्ट फूड। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट फास्ट फूड पे पाबंदी लगा दे, या पार्शियली पाबंदी लगा दे। मींस के फास्ट फूड को बिल्कुल क्लोज करना तो शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन वो शायद नंबर ऑफ कंपनीज के जो लाइसेंस हैं वो शायद कैंसिल कर दें। तो देखें कि वो फिर आपके बिजनेस के एनवायरनमेंट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। सोशल कंट्रीब्यूशन आर अप्रिशिएटेड बाय कंज्यूमर। ये आप जो अब आपने शायद एक सुना होगा, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टर्म यूज की जाती है, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए भी कुछ पैसे इन्वेस्ट करती हैं, जिस सोसाइटी में वो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर रही है। आपने अक्सर सुना होगा ये जो नेस्ले है और सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी के तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं, इसी तरह से नेस्ले के प्रोडक्ट्स भी देखे हैं, कि ये सोशल बेनिफिट के लिए, मींस कि विदाउट ऑफ एनी कॉस्ट, सोशल जिसको हम बोलते हैं चैरिटी, ये उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 2014 में गालबन सैलाब आया था, बहुत ज्यादा सैलाब आया था, तो सैमसंग कंपनी ने अल खिदमत फाउंडेशन के साथ मिलकर बहुत हैवी जो है ना वो की थी, चैरिटी की थी। तो इस इवन के इनका सैमसंग का तो इस वक्त भी अल खिदमत फाउंडेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। इनकी जो मोबाइल यूनिट्स हैं दोज आर पावर्ड बाय सैमसंग। तो इस तरह के बहुत सारे आपको आप एक्टिविटीज करते हो ताकि आपके बिजनेस का एनवायरनमेंट अच्छा रहे। आपने ये कुछ पैसे चैरिटी में दे दिए, तो इसका आपके बिजनेस को ये फायदा पहुंचेगा ताकि वो बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करता रहेगा। जी, there are some technological factors. There's a trend of using advanced technologies among fast food chains, as reflected in the success of Burger Buddy.
मुझे बताएं कि आजकल की जो फास्ट फूड चेन में आप जाते हैं, तो वहां आपको लगता है कि कोई चीज मैनुअली कोई काम हो रहा हो? नो, कोई काम भी नहीं मैनुअल हो रहा होता। आप देख लें कि उनका फास्ट फूड जो भी है, वो बर्गर प्रोड्यूस कर रहे हैं या पिज्जा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप उसकी मशीनरी देख लें, एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही होती है। प्लस आप अगर उनका एनवायरनमेंट देखें, अगर आप यहाँ बैठना होता है, तो दैट इज अ गुड टेक्नोलॉजिकल यूज। उनकी जो सोशल मीडिया कैंपेन है, गुड टेक्नोलॉजिकल यूज। लाइक ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से बिजनेस को बहुत हेल्प हो गई है, बिजनेस का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो गया, इंप्रूव हो गया। आप ऐप के जरिए घर बैठे चीजें मंगवा लेते हैं, तो दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजिकल ना। यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज इज आल्सो ऑन राइज। ये सब किस में आता है? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है। ये देखें, पहले शायद बिजनेस करना इतना आसान नहीं था। अब कंपैरेटिवली ये हो गया कि बिजनेस करना आसान हो गया है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि चीजें बड़ी इजी हो गई हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। पहले आपको प्रमोशन करने के लिए बहुत हैवी हैवी होर्डिंग बोर्ड परचेज करने पड़ते थे, जिसकी कॉस्ट लाखों में आती है पर मंथ। 2 लाख भी है, 3 लाख भी है, 5 लाख का भी एक होर्डिंग बोर्ड आता है। अगर आप मुल्तान में देखें, तो ये जो कचहरी चौक वाला बाईपास है, ये क्या कहते हैं, फ्लाईओवर है। अगर इस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़े तो आपको आपके राइट पे भी लेफ्ट पे भी बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगे हुए नजर आते हैं। इस एक होर्डिंग बोर्ड का पर मंथ रेंट तकरीबन 4 से 5 लाख है। कुछ 3 लाख में भी है, लाइक है लाखों में, 1 लाख से ऊपर ही है। तो अब देखिए, वो उनके साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो कितनी हैवी कॉस्ट है। जबकि सोशल मीडिया पे आपको इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं लगानी पड़ रही होती। ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द इजी वे, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है, वो देखिए कितना इंप्रूव हो जाता है। पहले आपको पेपर, लाइक वो जो ब्रोशर होता है, वो आपको प्रिंटिंग करानी पड़ती थी और उस ब्रोशर को बांटना पड़ता था। अब वो काम बहुत कम हो गया, ऑल्दो चल अभी भी रहा है, लेकिन वो कम हो गया। क्यों? कि आपको जो डिजिटल मार्केटिंग है, उसकी वजह से इतनी सपोर्ट हो गई है कि अगर आप अब अगर उस तरफ ना भी जाएं, तो भी आपका काम एक बहुत मुनासिब तरीके से चल सकता है। जी बेटा, ये सब, ये पूरा टॉपिक हमारा एंड हो गया। इज दैट क्लियर? कोई बात ना समझ आई हो, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, तो बेटा भी पूछ लें। ओके, गुड, आई एम गेटिंग योर रिप्लाईज। थैंक यू बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। नाउ वी आर मूविंग फर्दर, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट में कंपटीशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और कंपटीशन को बीट करना या compete करना, दो टर्म यूज होती हैं। कंपटीशन को बीट भी किया जा सकता है, और कंपटीशन को compete तो करना ही पड़ता है। ये एक बड़ा काम होता है, इसके लिए आपको एक प्रॉपर अच्छी स्ट्रेटजीज चाहिए होती हैं। अच्छा, होता क्या है कि जिस बिजनेस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, वहां पर हमें देखना यह है कि कंपटीशन कितना है। नंबर वन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रोडक्ट में डील कर रही है। नंबर टू, उस प्रोडक्ट का जो कंपटीशन है उस मार्केट के अंदर, वो कितना है। अच्छा, कंपटीशन तो हम बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि मार्केट का पोटेंशियल कितना है। क्या क्या उस मार्केट के अंदर आपकी प्रोडक्ट का बायर मौजूद है? अगर है तो कितना बायर है? फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं जनाब, पाकिस्तान में जो क्या कहते हैं, पिज्जा का बायर है, वो तो आप समझ लें कि तकरीबन 50% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। हमारी जो यूथ है वो तकरीबन 50% है। यूथ की कैटेगरी काउंट होती है 15 ईयर्स प्लस, और 35 तक तकरीबन हम यूथ को काउंट करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाई, वो पिज्जा तो खाने यूथ ने है, और यूथ तकरीबन 50% है। तो इसका मतलब है कि पिज्जा की तो एक बहुत बड़ी मार्केट है ना। अच्छा, सेम लाइक अगर आप देखें कि हम कहते हैं कि जी, गाड़ियों की कितनी मार्केट है। गाड़ियों की, ये एक अच्छी मुनासिब मार्केट है। पाकिस्तान की पोल्यूशन जो पॉपुलेशन है, उसका तकरीबन कोई 5 to 10% लोग तो गाड़ी यूज करते होंगे। ओके, एक बड़ी मार्केट है, गुड मार्केट है। अच्छा, अब अगर हम ये, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दी थी कि जो स्पोर्ट्स कार्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था लेम्बोर्गिनी, बुगाटी और इस तरह की जो गाड़ियां हैं, उसकी कितनी मार्केट? ना भैया, उसकी मार्केट नहीं है। क्यों नहीं है? यही पाकिस्तान की तो जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। और आल्दो के अब क्योंकि पाकिस्तान में मार्केट भी कम है, तो कंपटीशन भी नहीं है। अगर कोई कंपनी आएगी, ऑपरेशन अपने स्टार्ट करेगी, तो उसको टफ टाइम तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां पर सेल होनी है, वो विदाउट कंपटीशन सेल होनी है। अच्छा, लेकिन अब देखना यह है कि मार्केट कितनी बड़ी है, कितनी गाड़ियां सेल हो जाएंगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हमने देखने होते हैं। हम इन चीजों को आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। यस, जस्ट मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया है। अच्छा बेटा, अभी आप ऐसा करें,
कि ना ये जो इसके 3 पैराग्राफ्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसको एक दफा रीड करें जरा। मैं यहाँ आपके साथ मौजूद हूँ, आप इसको यहीं पे भी रीड करें। हाँ जी बेटा, देखा आपने, ये अब इन 2-3 पैराग्राफ्स में बिल्कुल वही बात हो रही है कि हमने देखना ये है, नंबर 1 मार्केट कितनी है, मार्केट में पोटेंशियल कितना है। नंबर 2 मार्केट में कंपटीशन कितना है, कितनी कंपनीज पहले एग्जिस्ट कर रही हैं आपके बिजनेस से, आपके स्टार्ट करने से पहले, और वो उन्होंने कितना कितना मार्केट जो शेयर है वो कैप्चर किया हुआ है, और कितनी मजीद गुंजाइश है। इसके लिए पेस्ट की जो एग्जांपल, जो हम पहले इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, हमने पहले उसको पूरा पेस्ट एनालिसिस करना होता है। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट मोस्ट है, दैट इज अ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। SWOT analysis is a technique of model for identifying key factors that might affect business strategy. It is a simple but useful technique for analyzing strategic position. Number 1, strengths are internal strengths that come from the resources of the entity. Entity कौन है? कोई एक particular business. Weakness are internal weakness in the resources of the entity. Opportunities are factors in the external environment that might be exploited to the entity's strategic advantage. Or threats are factors in the external environment that create an adverse risk for the entity's future prospect. अब देखिए, 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इंटरनल हैं और 2 एक्सटर्नल हैं। आपकी जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, ये आपकी इंटरनल है। आपने देखना यह है कि आप कितने पावरफुल हैं, आप कितनी स्ट्रेंथ हैं, आपकी रिसोर्सेज कितने स्ट्रांग हैं। मीन्स कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा कर सकते हैं, और आप इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं, और अच्छी प्रोडक्शन के लिए आप अच्छी मशीनरी पे कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अच्छी टीम कितनी बिल्डअप कर सकते हैं। दे आर सो मेनी फैक्टर्स, ये सब इंटरनल में आते हैं। वीकनेस में आप कहते हैं कि जनाब कोई एक पर्टिकुलर चीज है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आपके पास स्टाफ है, आप स्टाफ को मंथली जो सैलरी आपने देनी है, वो आप उसको रनिंग एक्सपेंस में से मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए आपने कम पैसों वाला स्टाफ रखा हुआ, तो ये मे बी आपकी वीकनेस बन जाएगी। इस तरह की और बहुत सारी मुख्तलिफ वीकनेस होती हैं। मार्केट में अपॉर्चुनिटी कितनी है आपको बिजनेस करने में, बिजनेस ग्रो करने में, और मार्केट की तरफ से थ्रेट कितने हैं, कि कंपटीशन कितना टाइट है। थ्रेट्स जो है ना, वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकते हैं, थ्रेट्स प्रोडक्ट की क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकते हैं, थ्रेट्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकते हैं। तो दे आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। लेकिन ये आपकी बुक में आगे फर्दर उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सटेंसिव रिसर्च नॉलेज, ये आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगा। हाईली स्किल्ड साइंटिस्ट, ये आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगा। हाई इन्वेस्टमेंट इन एडवांस इक्विपमेंट, इट कुड बी योर स्ट्रेंथ। पेटेंट्स ऑन 6 प्रोडक्ट्स, कुछ आपकी प्रोडक्ट्स हैं बहुत स्ट्रांग है, पेटेंट बोलते हैं उसको, ये आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। हाई प्रॉफिट मार्जिन पे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो इट कुड बी योर स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या हो सकती है? स्लो प्रोग्रेस विद रिसर्च प्रोडक्ट्स, के जो आपका रिसर्च डिपार्टमेंट है वो स्लो है, तो होगा क्या कि आपके कॉम्पिटिटिव जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने रिसर्च स्ट्रांग किए रखेंगी और न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाती रहेंगी, इनोवेशन लेकर आती रहेंगी, और आपकी कंपनी आल्दो जो एग्जिस्टिंग जिन प्रोडक्ट्स में डील करें वो बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन इनोवेशन ना होने की वजह से आपको एक डिसएडवांटेज रहेगा। पुअर रिकॉर्ड ऑफ कन्वर्टिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स इनटू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये भी इट कुड बी अ वन वीकनेस। रिसेंट इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमेशा मार्केट टू मार्केट, कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहे होते हैं। अब देखिए, नेस्ले जो है वो वर्ल्ड वाइड डील कर रहा है, तो नेस्ले की वीकनेस तमाम कंट्रीज में सेम नहीं होगी, और नेस्ले की स्ट्रेंथ भी तमाम कंट्रीज में सेम नहीं होगी। नेस्ले को अपॉर्चुनिटीज भी तमाम कंट्रीज में सेम नहीं मिल रही होंगी, और थ्रेट्स भी तमाम कंट्रीज में सेम नहीं होंगे। ये हमेशा एक वेरी करता है मार्केट टू मार्केट। अगर हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन टोटल मार्केट डिमांड, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जिस चीज की डिमांड बढ़ जाती है, मार्केट ब्रॉड हो जाती है, मार्केट फैल जाती है, तो वहां पर कस्टमर भी ज्यादा हो जाता है, और जो चीज जितनी उसको नैरो लेवल पे चल रही होगी, वहां पर बिजनेस बहुत स्लो होता है। आप देखें कि पिज्जा की जब 2003 में या 4 में शायद लॉन्च हुआ था पिज्जा हट, तो उस वक्त पिज्जा खाने वाले लोग भी बहुत कम थे।
फिर वो चीज एक ट्रेंड बनती चली गई आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो जितनी एक्सपेंशन होती चली गई, अब पिज्जा के ब्रांड भी बहुत ज्यादा बन गए हैं, तो पिज्जा का बायर भी बहुत ज्यादा हो गया ना। ऐसा नहीं होता कि बिजनेस एक्सपेंड करे और मार्केट एक्सपेंड ना करे। यस, हो सकता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कनाडा की, कि कनाडा में चूंकि यूथ कम है, तो वो डेफिनेट सी बात है कि वो मार्केट ही पिज्जा के लिए नहीं है। वो एक बहुत छोटी मार्केट है, नैरो मार्केट है, उस मार्केट में पोटेंशियल ही नहीं है। लेकिन अगर किसी मार्केट में पोटेंशियल हो, तो वो बिजनेस जितना आपका मार्केट ग्रो करती है, उतना ही बिजनेस ज्यादा खुलते हैं, या जितने बिजनेस के ब्रांड ज्यादा आ जाए, उतनी ही मार्केट एक्सपेंड भी हो जाती है। New scientific discoveries have not yet been fully exploited. यस, ये क्या अभी आपकी जो प्रोडक्ट है वो इतनी ओपन नहीं हुई। शुरू शुरू में पिज्जा हट ने बहुत एडवांटेज लिया है कि पहले 5-7 साल तो बिल्कुल कंपटीशन था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था कंपटीशन। ये कंपटीशन तो स्टार्ट हुआ है 2010 के बाद, और 2010 के बाद भी स्लो चला, 2015 के बाद इसमें बहुत तेजी आई है। तो उस वक्त में पिज्जा हट ने बहुत एडवांटेज लिया है। फर्स्ट मूवर हमेशा एडवांटेज लेता है। ये जो टर्म मैंने बोली है फर्स्ट मूवर, इसका मतलब वो है कि जब किसी मार्केट में आप कोई एक बिजनेस इनिशिएट करते हो, आप उस मार्केट के लीडर बन जाते हो, वो आपको बीइंग अ फर्स्ट मूवर आपको एक एडवांटेज रहता ही है। थ्रेट्स क्या हो सकते हैं? रिसेंट मर्जर ऑफ टू मेजर कंपेटिटर्स। अब ये थ्रेट कैसे बन गया? भाई वो दो मिलके एक हो गए ना, एक एक होता है और एक को एक 11 होते हैं। अब फॉर एग्जांपल 3 कंपनीज काम कर रही थी, तो थर्ड कंपनी को तो बहुत बहुत ज्यादा टफ टाइम मिल जाएगा ना, क्योंकि दो कंपनी स्ट्रांग हो गए मिलके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें वारिद और जैज, ये दो मिलके स्ट्रांग हो गए ना, तो टेलेनॉर को तो अच्छा खासा टफ टाइम मिलना ही मिलना है, जोंग को तो टफ टाइम मिलना ही मिलना है, क्योंकि उसका कस्टमर बेस ज्यादा हो गया, उसके जो गुडविल है वो ज्यादा हो गई है। तो वो अब बाकी दो जो कंपनीज हैं उनको ज्यादा वर्किंग करनी पड़ती है, और इवन के समटाइम अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको कम करके इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ जाती है। रिस्क ऑफ स्ट्रिक्टर रेगुलेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, यस ये समटाइम हो जाता है, ये इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी आ जाती हैं, और कुछ उसकी क्या कहते हैं WHO की पॉलिसीज भी आ जाती हैं, लाइक देयर डिफरेंट सम अदर फैक्टर्स। जी बेटा, स्वॉट एनालिसिस समझ आ गया सबको? अच्छा जी, मुझसे किसी ने पूछा है कि नीश मीन, बेटा नीश का मतलब होता है कि एरिया, कोई फील्ड। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ, फूड इंडस्ट्री एक नीश है। फूड इंडस्ट्री के अंदर बर्गर ये माइक्रो नीश है, पिज्जा ये माइक्रो नीश है, फॉर एग्जांपल शवारमा ये माइक्रो नीश है। अब आपने देखा कि जो जो शवारमा का स्टाइल होता है, सॉरी जो शवारमा का स्टॉल होता है, उसमें से शवारमा ही मिल रहा होता है, तो दिस इज अ माइक्रो नीश। पिज्जा हट पे आप जाएंगे तो ये पिज्जा, अगेन पिज्जा हट इज अ माइक्रो नीश। माइक्रो नीश का मतलब ये है कि फूड की इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है ना, फूड की इंडस्ट्री के अंदर किसी एक प्रोडक्ट पे काम करना वो माइक्रो नीश है, फूड की जो इंडस्ट्री है वो नीश है। हाँ जी बेटा, मुझे रिप्लाई करें, इज दैट क्लियर? अरसल, अमीर हमजा। जी बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। असल में बिजनेस को कामयाब होने के लिए ना हमें हमेशा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी ही डिजाइन करनी होती है। आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी जितनी अच्छी होगी, आपका जो बिजनेस है वो उतना ही ग्रो करेगा, बल्कि तेजी से ग्रो करेगा। आइए देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी शुड बी एग्जीक्यूटेड टू रिलेट अ कंपनी टू इट्स एनवायरनमेंट। सॉरी बेटा, मुझे दोबारा सवाल आया कि सर नीश, बेटा नीश होता है कोई एक इंडस्ट्री, कोई भी एक इंडस्ट्री, जैसे एजुकेशन की इंडस्ट्री है, ये एक नीश है। नीश का मतलब है कोई एक फील्ड, कोई एक एरिया। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जैसे फॉर एग्जांपल कपड़ों के जो ब्रांड्स हैं, अब उसमें हमने देखना कि इसकी नीश क्या है। अब कपड़ों जो एक बड़ी इंडस्ट्री है, ये नीश हो गई। अच्छा, अब कुछ ब्रांड्स हैं वो जो बच्चों के ब्रांड्स है, लाइक मिनी माइनर है, ये सिर्फ बच्चों का ब्रांड है, तो ये माइक्रो नीश पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको फूड की एग्जांपल दिया, फूड की इंडस्ट्री नीश हो गई। फूड की इंडस्ट्री के अंदर किसी ने अगर अपना रेस्टोरेंट बनाया हुआ है और वो सिर्फ लाइक पिज्जा को डील कर, जैसे पिज्जा हट है, तो ये माइक्रो नीश पे काम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब ये जो चाय खाना है, ये माइक्रो नीश नहीं है, ये नीश है, क्योंकि चाय खाना पे आपको वैरायटी ऑफ फूड मिल जाता है, तो वो माइक्रो नीश में नहीं आएगा, वो नीश में आएगा।
ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप देखें एजुकेशन में, अगर हम देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल हम सीसीए के एग्जांपल लेते हैं। अब एजुकेशन की इंडस्ट्री नीश हो गई और सीसीए माइक्रो नीश पे काम कर रहा है कि एजुकेशन की इंडस्ट्री में किसी एक चीज को फोकस किया हुआ है। लेकिन मुस्लिम स्कूल जो है, मुस्लिम स्कूल एंड कॉलेज, ये जो है ये दे आर वर्किंग ऑन नीश, कि इनका स्कूल भी है और इनका कॉलेज भी है, तो दे आर वर्किंग ऑन नीश। सीसीए इज वर्किंग ऑन माइक्रो नीश, स्कैन्स इज वर्किंग ऑन माइक्रो नीश। सिटी कॉलेज जो है ना वो अब उसने थोड़ा सा अपना एक्सटेंड कर दिया है कि उसने बीएस प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करा दिए, तो वो नीश में आ जाएगा, वो माइक्रो नीश में नहीं आएगा। पहले जब वो सिर्फ एफएससी इंट्रोड्यूस करा रहे थे या एफएससी और बीकॉम, तब वो माइक्रो नीश में आ सकता था। तो बेटा ये इस तरह से जो स्पेशलाइजेशन होती है ना आपकी, दिस इज कॉल्ड नीश एंड माइक्रो नीश। जी बेटा, come back to the point, competitive strategy. The key aspect of firm's environment is the industry of industries in which it competes. Number one, industry attractiveness. Not all industries offer equal opportunities for sustainable profitability. ये एक term underline कर ले, sustainable profitability. ये बेटा हमेशा वेरी करता है, डिपेंड करता है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो आप कह लें कि सस्टेनेबल नहीं होते, शॉर्ट टर्म होते हैं बट क्विक रिटर्न होता है और हाई रिटर्न होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये होती हैं कि वो बहुत सस्टेनेबल बिजनेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान में देखें तो फूड का बिजनेस बहुत सस्टेनेबल बिजनेस है, ये कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है। फूड का और क्लॉथ का, ये दो बिजनेस रहने हैं हमेशा। लोग गाड़ियां इस्तेमाल करना छोड़ सकते हैं, लोग क्या कहते हैं इसको, मे भी खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कि बहुत वर्स्ट कंडीशन भी है तो शायद अपने बच्चों को एजुकेशन ना दिलवा सकें, लेकिन खाए बगैर तो गुजारा नहीं हो सकता ना। खाएंगे तो बीमार भी होंगे, क्योंकि हमने चूंकि अनहेल्दी फूड तो खाना ही होता है। तो तीन बिजनेस हैं जो कभी बज़ाहिर ये लगता है कि, बाकी तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि तीन बिजनेस ऐसे हैं जो बहुत ही सस्टेनेबल हैं, जिसमें नंबर वन हेल्थ, नंबर टू फूड, नंबर थ्री क्लॉथ। बहुत कम चांसेस हैं कि इन बिजनेस को कोई खुदा ना खास्ता फ्लॉप आए। बाकी बिजनेस बहुत देखे, अब जैसे कोरोना है, आप कोरोना वाले की कंडीशन में देख लें, इस सिचुएशन में देख लें, तो इस सिचुएशन में भी इन तीन बिजनेस को इतना ज्यादा हिट नहीं हुआ। लोगों ने फूड वाले बिजनेस में लोगों ने डाइन इन को छोड़ दिया, तो उन्होंने होम डिलीवरी शुरू कर दी, तो बिजनेस तो चल रहा है। हेल्थ का बिजनेस डिस्टर्ब नहीं हो सकता, लोगों ने बीमार होना है तो इलाज करवाना ही है। अब इस कोरोना वाली जो एग्जांपल है, एक बेस्ट एग्जांपल है कि इसमें देख लें कि बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, तकरीबन सारे बिजनेस बंद हुए, लेकिन ये तीन चार बिजनेस बंद नहीं हुए। ये होता है सस्टेनेबल बिजनेस। अच्छा, इसमें कुछ और बातें भी आती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं बट हाई हाई रिटर्न बिजनेस होते हैं। अभी जैसे ईद उल अजहा पे जो लोग चमड़े का काम करते हैं, खालों का काम करते हैं, उनके लिए ये एक पीक सीजन होता है, बहुत अर्निंग सीजन होता है, लोग इसी सीजन में लाखों रुपए कमा जाते हैं। लेकिन ये देखें कि ईद उल अजहा दोबारा एक साल के बाद आनी है, तो ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म बट हाई रिटर्न बिजनेस कहलाते हैं। इसी तरह से जो लोग जिन लोगों ने फॉर्म बनाया हुआ है, गोट फॉर्म बनाया हुआ है या अपना कोई बाकी कोई फॉर्म बनाए हुए हैं, तो वो भी अगेन के पूरा साल वर्किंग करते हैं और ईद की सीजन में कमाते हैं। तो ये वेरी करता है, कंपटीशन की नेचर भी डिफरेंट हो जाती है ना। लेकिन फूड के वाले बिजनेस में वो कंपटीशन की नेचर डिफरेंट है। competitive position within the industry, positioning determines whether firm's profitability is above or below the industry average. हमेशा प्रॉफिट का जो रेशियो है ना, वो हमने देखना होता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री में इसका रेशियो क्या चल रहा है, या ये जो एक प्रोडक्ट है या जो एक नीश है, ये कितनी प्रॉफिटेबल नीश है। हम अपने बिजनेस को उसी तरह से ही प्लान कर रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार मुझे थोड़ा प्रॉफिट आता रहे बट मुसलसल आता आता रहे। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, थोड़े प्रॉफिट तो मैं काम ही नहीं कर सकता, मैंने काम ही वो करना है जिसमें हाई रिटर्न हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म ना हो। तो ये चीजें हमेशा वेरी करती हैं। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो पोल्ट्री फार्म का बिजनेस है, ये हाई लॉस हाई प्रॉफिट बिजनेस है। लॉस होगा तो टिका के होगा, प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, वो भी टिका के होगा। अब होता क्या है,
कि बहुत सारे लोगों को मैं देखा कि उन्होंने पोल्ट्री फार्म वाला बिजनेस स्टार्ट किया यही सोच के कि यार एक ही झटके में अमीर हो जाएंगे, लेकिन पता ये लगता है कि वो एक ही झटके में इंतहाई गरीब हो गए हैं। इसी तरह से कुछ लोग एक ही झटके में बहुत अमीर हो जाते हैं। तो ये वेरी करता है कि ये जो बिजनेस है उसका कंपटीशन और उसका प्रॉफिट मार्जिन ये हमेशा वेरी करता है। A firm may earn high rates of return even though the industry structure is unfavorable, and the average profitability of industry is modest by having strong position in the industry. On the other hand, competitive advantage is an advantage that a firm has over its competitors, which allows to generate greater returns than they can. Competitive advantage is achieved by offering consumers greater value either by means of lower prices or by providing greater benefits and services that justify higher prices. अब मैं आपको बेटा इस जो पॉइंट अभी मैंने रीड किया है मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ। तीन चीजें मैं अभी आपको इसे बता रहा हूँ। पाकिस्तान में तीन बिजनेस और तीन बिजनेस के अंदर जो उस बिजनेस के जो लीडर हैं, उस इंडस्ट्री के या जो उस नीश के जो लीडर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जो एडवांटेज टीसीएस को है वो किसी और कोरियर कंपनी को नहीं है। पाकिस्तान में जो एडवांटेज डेवो बस को है वो किसी और ट्रैवलिंग एजेंसी को नहीं है। पाकिस्तान में जो एडवांटेज पिज्जा हट को है, पिज्जा बनाने की ये पिज्जा वाली जो इंडस्ट्री है ये इसमें किसी और को ये एडवांटेज नहीं है। क्यों? नंबर वन, दे आर फर्स्ट मूवर। नंबर टू, इनको compete करने के लिए कोई फास्ट मूवर नहीं आया, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आल दो कि एमएनपी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवर है। और इस तरह से अगर हम डेवो में देखें तो डेवो में तो भी कोई इतना खास कंपटीशन आया ही नहीं है ट्रांसपोर्ट वाली इंडस्ट्री में। और पिज्जा वाली इंडस्ट्री में कंपटीशन आया है, जरूर आया है, लेकिन उतना टॉप का लेवल नहीं कोई अभी तक आ सका। तो ये जो है ना ये अब मार्केट लीडर्स बन जाते हैं। इनको मार्केट में हमेशा एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा होता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो मार्केट में अपना एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले रही होती हैं वो बहुत लकी होती हैं। उनका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होता है, उनकी गुडविल भी बहुत अच्छी जनरेट हो चुकी होती है और वो बहुत अपना एक एंजॉय करते हैं। इस काम में थोड़ा सा टाइम इस काम में थोड़ा सा टाइम लग जाता है अपने आप को एक मार्केट एडवांटेज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में, बट ये अमूमन लॉन्ग टर्म होता है। There are many different approaches to achieving a superior return on investment, but at the broadest level, there are three generic strategies. Number one, cost leadership. Number two, product differentiation. And number three, focus. कॉस्ट लीडरशिप ये है कि जी आपकी क्वालिटी A1 है और जो कॉस्ट है, बट बल्कि बेटा इसको हम ना अब टाइम एंड हो रहा है, मेरी भी अगली क्लास है, इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसको हम आगे फर्दर कल यहीं से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बेटा इसको प्लीज घर पे अच्छी तरह से एक दफा रिवाइज कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो वी कैन डिस्कस फर्दर। ठीक है बेटा, विश यू ऑल दी बेस्ट।